So we'll be starting with the class 6th first chapter Earth in the solar system. But before starting कुछ तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए इस चैप्टर से। पहले तो व्हाट इज ज्योग्राफी, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, आखिर ज्योग्राफी है क्या। तो देखिए, एक बहुत सी इजी भाषा में अगर मैं डिफिनेशन बताऊं तो ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड द फेयर डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये डिफिनेशन किसने दी थी? हार्टसॉन ने। और अगर ये बहुत टफ भाषा में सिखाऊं तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस एंड पीपल इंटरेक्शन विद इन देयर एनवायरमेंट। अब ये थोड़ी कठिन है तो याद नहीं होगी, ऊपर वाली थोड़ी इजी है तो जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, इट्स अ डेफिनेशन बाय हार्टसॉन कि ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, सी इस वर्ड पे बहुत फोकस करिएगा कि एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड द फेयर डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाइवर्स, मतलब अगर हम ओशियन के बारे में बात करेंगे तो वो भी, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो वो भी, सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो भी, इकोनॉमिक के बारे में मानेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम वो भी पढ़ेंगे। तो दीज आर द डाइवर्स एरियाज जिसमें ज्योग्राफी क्या करता है, डील करता है। एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। नाउ हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? आखिर ज्योग्राफी के फादर किसको कहते हैं? तो ज्योग्राफी के फादर किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ERATOSTHENES। Eratosthenes is known as the father of geography. Now the third question, what is solar system? आखिर सोलर सिस्टम क्या है? See, सोलर जो वर्ड है ये एक रोमन वर्ड सोल से लिया गया है, सोल, जिसका मतलब होता है सन गॉड। और इसलिए सोलर, और हमने सोलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ सन, इट्स प्लेनेट एंड इट्स सैटेलाइट। मतलब सन हो गया, उसके प्लेनेट्स होंगे, और प्लेनेट की जो सैटेलाइट घूम रही है इसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गैलेक्सी? आखिर गैलेक्सी क्या होती है? सी, अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी आर द ग्रेविटेशनल इस वर्ड पे फोकस करिएगा, ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स। ये किससे बाउंड है? ग्रेविटेशन से बाउंड है। ठीक है, और कोई फोर्स इनको नहीं बाउंड कर रखा है, सिर्फ ग्रेविटेशन बाउंड कर रखा है। स्टार्स, स्टेलर रेमिनेंट, स्टेलर का मतलब रिलेटेड टू स्टार, उसके जो बचे हुए कण हैं, जो स्टार टूट गए हैं उनके जो बचे हुए कण हैं उनको बोलते हैं स्टेलर रेमिनेंट। इंटर स्टेलर गैसेस, जो उनके बीच की जो स्टार जो टूट गए उनके बीच की जो गैस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर गैसेस। एंड डस्ट एंड डार्क मैटर्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? इट्स अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, सैटेलाइट रेमिनेंट्स, इंटरस्टेलर गैसेस एंड डस्ट एंड डार्क मैटर्स। ठीक है, अब हमारी गैलेक्सी कौन है जिसमें हम लोग रहते हैं? उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, जिसमें हम रहते हैं उसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी के लिए मतलब इसके अंदर क्या है? इट कंटेन्स सोलर सिस्टम। तो किस हिसाब से बनेगा? देखिए, एक तो अपनी अर्थ हो गई। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम हम लोग का पार्ट कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी। और ये किसका पार्ट है? पूरे यूनिवर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ग्राफ बनता है। अब बात आती है कि गैलेक्सी मतलब का शेप क्या होगा, किस शेप में होती है गैलेक्सी। तो अकॉर्डिंग टू द हबल क्लासिफिकेशन, हबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से गैलेक्सी 3 टाइप में बांटी गई हैं। सबसे पहली एलिप्टिकल, या तो एलिप्टिकल होंगी कुछ ऐसे रूप में, इस तरीके के। साला मेरी आर्ट बचपन से ही अच्छी है, मैं आम बनाता था, केला बन जाता था, फिर मैं नीचे बनाना लिख देता था उसमें, लेकिन मैंने कभी अपने उस पर घमंड नहीं किया अपनी आर्ट पे। स्पाइरल शेप में हो सकती है,
इस और थर्ड लेंटिकुलर, जैसे शंख का वो होता है जो मिलता है, क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे मोती जिसमें होता है, उसी को बोलते हैं लेंटिकुलर शेप। ठीक है, तो ये 3 टाइप में हबल्स क्लासिफिकेशन होता है। अब एक गैलेक्सी है जो मोस्ट डिस्टेंट है, सबसे दूर जो गैलेक्सी है उसका नाम देख लें। मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी कौन सी है? उसका नाम है GN-Z11। ठीक है, इसको मार्च 2016 में फाउंड किया था, GN-Z11। ये मार्च 2016 में फाउंड की गई थी। ओके, अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की। आखिर ये सेलेस्टियल बॉडी होती क्या है? इनको हिंदी में खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो प्राकृतिक रूप से यूनिवर्स में पाई जाती हैं और जिनको बनाने में आदमी का कोई योगदान नहीं है, वो प्राकृतिक रूप में ही मिली हैं। तो जैसे सन है, सन को किसी ने बनाया तो नहीं है ना, तो वो तो प्राकृतिक रूप में मिली हुई है। मून भी ऐसे मिला हुआ है, और अदर ऑब्जेक्ट जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, मेट्रॉइड्स हैं, वो क्या है? सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक है, इसको खगोलीय पिंड बोलते हैं। अब देखिए, ये 2 टाइप की होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 विच एमिट लाइट, जो लाइट को एमिट करेंगी, जैसे स्टार्स क्या करते हैं? उनके पास अपनी लाइट होती है। विच डू नॉट इमिट लाइट, डू नॉट एमिट लाइट, ये अपनी लाइट इनके पास नहीं होती है। जैसे प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स है, अर्थ जो है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनके पास अपनी लाइट नहीं है, तो इनको कहते हैं प्लैनेट। और जो स्टार्स होते हैं उनके पास अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन इज अ स्टार, तो सन के पास अपनी लाइट है। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एक बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसके बीच में ये जो एक बेल्ट पाई जाती है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स की एक बेल्ट होती है, इसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, और ये जो ऊपर के प्लेनेट हैं इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट, और ये जो नीचे के प्लेनेट हैं 4, इनको बोलते हैं आउटर प्लेनेट। ऊपर के जो 4 प्लेनेट हैं ये रॉकी होते हैं। ठीक है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब रिलेटेड टू रॉक। और ये जो होते हैं, ये इसमें से ये 2 ये गैस के फॉर्म में। ओके, ये गैस के फॉर्म में है, इनको गैसियस प्लेनेट भी बोलते हैं बाहर वाले को। ठीक है, जिसमें से यूरेनस और नेपच्यून ये तो आइस फॉर्म में है। ये हमेशा इतने दूर ही हैं सन से कि हमेशा बेचारे ठंडे पड़े रहते हैं, इनको गर्म होने का कभी टाइम ही नहीं आता है। ठीक है, ये जो पहले हैं ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल भी कहें, और ये जो बाद वाले हैं ये लार्ज, दे आर लार्ज इन साइज। तो ये जरा डिफरेंस जरूर फिगर आउट करिएगा कि ऊपर वाले को पहले बोलते हैं इनर प्लेनेट, नीचे वालों को आउटर प्लेनेट बोलते हैं। ये स्मॉल होते हैं, ऊपर के जो 4 हैं ये स्मॉल प्लेनेट हैं, ये लार्ज प्लेनेट है। ऊपर वाले रॉकी होते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं, और इधर नीचे वाले को, ये ऊपर के जो जुपिटर सैटर्न है ये गैसियस है, एंड यूरेनस नेपच्यून तो आइस फॉर्म में भी मिलते हैं। ओके, नाउ दिस प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लेनेट। प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट नाउ, इट इज कंसिडर्ड एज डॉर्फ प्लेनेट। बौना है साला, छुटका है, इसको नहीं माना जाएगा, कॉमन रखो इसको। ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, अरे कहीं तुम छोटे हो तुम कॉमन बन जाओ, तो ये डॉर्फ प्लेनेट है। इसको इंडियन मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने क्या किया है, इसको प्लेनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। ओके, व्हाट इज एस्ट्रॉइड? आखिर एस्ट्रॉइड है क्या? मैंने यहां पे बताया ना, एस्ट्रॉइड इज द रॉकी बेल्ट दैट इज फाउंड बिटवीन द मरकरी, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। ये एक रॉकी बेल्ट है जो किसके बीच में पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टेलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन?
कॉन्स्टलेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, अभी तक कितने फाउंड हुए हैं? 88, 88 कॉन्स्टलेशन अभी तक फॉर्म हो चुके हैं। आप रात में कभी जब छत पे लेटते होंगे तो आप एक चीज जरूर देखते होंगे, सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि सबने देखा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, और एक होता है उर्सा माइनर। अब ये आपको देखिए क्वेश्चन मार्क के रूप में दिखता होगा, क्वेश्चन मार्क के रूप में, ये इसको बोलते हैं लार्ज बियर, लार्ज बियर। तभी मेजर इसीलिए लगा है क्योंकि लार्ज बियर, उर्सा माइनर ये स्मॉल बियर होता है। ठीक है, तो दोनों पास पास ही होते हैं। ये कुछ ऐसे करके ऐसे टाइप में जाता है, और ये कुछ ऐसे करके एक क्वेश्चन मार्क के रूप में इस रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से ये उर्सा माइनर है और ये उर्सा मेजर। ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टार। अब उर्सा मेजर का जो सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन है वो, उसका नाम जानते क्या है? उसका नाम है एलियोथ। यहाँ पे पीछे से 1 2 3 यहाँ पे एक स्टार है, उसको बोलते हैं एलियोथ। ये सबसे मेजर है किसमें? उर्सा माइनर, सबसे बड़ा है ये। ठीक है, और इसमें जो सबसे उर्सा माइनर में जो सबसे बड़ा है वो बिल्कुल पॉइंट पे मिलता है, दैट इज पोलरिस, उसको बोलते हैं पोलरिस। ओके, और उसके बाद आपको पता ही है 12 जोडिएक साइन तो सबको पता ही है, जो हमारी राशि होती है उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, वो दोज आर नथिंग बट कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, अब मेरी सिंह है, किसी की कन्या होती है, किसी की वृश्चिक होती है, अलग अलग होती हैं, 12 होती हैं। मैं तो भूल भी गया हूँ कि कितनी होती हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सैटेलाइट। आखिर सैटेलाइट क्या होती है? दे आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट एंड इन द सेम वे एज द प्लेनेट मूव अराउंड द सन। मतलब बॉडीज मूव्स अराउंड प्लेनेट इन सेम वे एज प्लेनेट मूव अराउंड सन। अब मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ इसका रेवोल्यूशन कर रही है। ठीक, तो अर्थ का भी एक क्या है, एक इसका भी एक सैटेलाइट है, अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, और वो क्या कर रहा है? वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट आर नथिंग बट द सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज मैंने आपको पहले बताया था कि सेलेस्टियल बॉडी वो बॉडी जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच आर मूव अराउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज प्लेनेट मूव अराउंड द सन। बट वेट अ मिनट, सैटेलाइट कैन बी ऑफ टू टाइप। सैटेलाइट may be of two type. One is natural, जैसे कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, एंड वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो बहुत सारी जा चुकी, इतनी सैटेलाइट भेजी जाती हैं, आप देखते होंगे लगातार कोई ना कोई एक सैटेलाइट ऊपर जा ही रही है। ठीक है, स्पुतनिक अगर एग्जांपल ले ले तो इज अ सैटेलाइट। ठीक है, तो अब लास्ट इसमें आता है क्यूपर बेल्ट। आखिर क्यूपर बेल्ट क्या होती है? इट्स एन आइसी बेल्ट, आइस बेल्ट है ये, फाउंड बियॉन्ड नेपच्यून। ये नेपच्यून के बाहर पाई जाती है। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद क्या आती है? क्यूपर बेल्ट। ठीक है, तो इसमें मतलब ये मत सोचना खाली मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून बच्चे 8 रट के लिए जिंदगी भर चले गए कि हाँ सर कहीं आता है कि हाँ बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और हालत खराब हो गई जब बताना पड़ा कि क्यूपर बेल्ट क्या होती है। तो बीच में एक बेल्ट होती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, और सबसे लास्ट में एक बेल्ट होती है दैट इज नोन एज द क्यूपर बेल्ट। अब आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट पहले लिख लिए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और आप भी बिल्कुल बोर ना हो जाओ, क्योंकि ज़्यादातर टीचरों की बातें सुनते सुनते अच्छे लोग यॉर्निंग भरने लगते हैं। हाँ कहाँ बोल रहा है उतनी देर से बकैत कहीं का। ठीक है, ऐसे यॉर्निंग भरने लगते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने पहले ही पॉइंट लिख लिए।
व्हाट इज सेरीज? सेरीज क्या है? इट इज द बिगेस्ट मटेरियल दैट इज फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट. ठीक है, लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट फाउंड इन एस्ट्रॉइड बेल्ट. एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको पता ही है कि जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद में जो बीच की जो बेल्ट थी दैट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स की थी. उस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? सेरीज. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि वाई प्लूटो हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लेनेट. जब भाई प्लूटो को पहले स्थान दिया गया था, फिर उसको भगा क्यों दिया गया? तो प्लूटो को भगाने का कारण था, सबसे पहला कारण उसका क्या था? स्मॉल साइज, छोटा था दुखिया, और छोटे को तुम जानते हो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है. ठीक है, उसको भगा दिया गया. फिर ऑर्बिट ऑफ बीट ऑर्बिट, ये अपनी ऑर्बिट में तो घूमता ही था, कभी कभी नेपच्यून की ऑर्बिट में घूम जाता था, और यही इसकी गलती थी. ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? भगा दिया गया. एंड बियॉन्ड क्यूपर बेल्ट, बियॉन्ड क्यूपर बेल्ट, ये क्यूपर बेल्ट के भी बाहर था, इसलिए इसको क्या किया गया? इन तीन कंडीशन के कारण प्लूटो को रिमूव कर दिया गया. ठीक है, एरिस क्या है? एरिस इज द 10th प्लेनेट और द लार्जेस्ट डिस्कवर्ड डॉर्फ प्लेनेट. ये अभी तक का लार्जेस्ट डिस्कवर्ड डॉर्फ प्लेनेट है, इसीलिए इसको मतलब पूरी तरीके से अभी प्लेनेट की लिस्ट में आया ही नहीं है, ये डॉर्फ प्लेनेट ही रह गया. अब कंडीशन है कि विच ऑब्जेक्ट क्वालिफाइज एज प्लेनेट. आखिर प्लेनेट होने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट क्वालिफाई करेगा? तो इसकी कंडीशन है कि एनी सेलेस्टियल बॉडी, एनी सेलेस्टियल, बहुत अच्छी स्पेलिंग हो गई, बहुत दिन से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मेरी स्पेलिंगें सब बहुत अच्छी होती जा रही हैं. एनी सेलेस्टियल बॉडी हैविंग मास 27% मोर एज कंपेयर टू प्लूटो. ठीक है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसका जो मास होगा वो 27% ज्यादा होगा किससे? प्लूटो से, दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्लेनेट, उसको प्लेनेट मान लिया जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द ट्विन प्लेनेट. आखिर ट्विन प्लेनेट किसके कहते हैं? ऑफकोर्स वीनस इज नोन एज द ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ. ये बिल्कुल कैसा है? ये शेप और साइज में कैसा है? बिल्कुल अर्थ के जैसा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ट्विन प्लेनेट. नाउ द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज, तो आपको पता ही होगी नहीं, लेकिन आंखें आधे तो हमारे जैसे हो, पता कहां से होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इसको सिर्फ 8 मिनट लगते हैं क्या? सूरज से लाइट आने में. कहां? अर्थ पे, पृथ्वी पे आने में 8 मिनट लगते हैं, तब तक अंधेरा ही रहता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द अर्थ शेप. अर्थ शेप कैसा है? ऑफ कोर्स पहले तो इसको सर्कल बोला गया, लेकिन ये सर्कल नहीं निकला. फिर इसको एलिप्टिकल बोला गया, लेकिन ये एलिप्टिकल भी नहीं निकला. फिर इसको राउंड बोला गया, तो राउंड भी नहीं निकला. तो यार ये था कौन सा शेप? तो इसके लिए क्या किया गया? क्योंकि देखिए, अगर आप इसका एक डायमेंशन देखेंगे तो अर्थ कुछ इस तरीके की जो बनती है, तो आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये है 12,756 किलोमीटर. ओके, और ये जो लेंथ है ये है 12,714. दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर ये रिजल्ट आएगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 42 किलोमीटर्स का. अब आप देखिए, इतनी बड़ी अर्थ है और उसमें भी सिर्फ अंतर कितना आ रहा है? 42 किलोमीटर का. मतलब 1 इंच का भी अंतर, 1 इंच का हो गया. इतने बड़े लेवल पे तो 1 इंच हो गया ना. तो इसीलिए इसको एक स्पेशल शेप दिया गया जिसका नाम रखा गया जियोइड. ठीक है, अर्थ शेप क्या कहेंगे आप? अर्थ इज जियोइड इन शेप. ये स्पेशल नाम सिर्फ पृथ्वी को ही दिया गया है, क्योंकि अगर हम स्फेरिकल बॉल भी ले लें, बाई चांस हम बास्केटबॉल भी ले लें ना, और उसका भी अगर डायमेंशन नाप लें, तो जैसे इसमें देखिए बिल्कुल इंचों में आया ना. या वैसे तो ये किलोमीटर में है क्योंकि इसका भाई डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इतने लेवल पे देख लें इसको, तो इसका भी ज़्यादा निकलेगा. इसलिए इसको एक स्पेशल शेप दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज जियोइड. नाउ कमिंग टू द केमिकल कॉम्पोजिशन. आखिर अर्थ का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो सबको ही पता है, सिलिका प्लस
एल्युमिनियम, तो सिल्का एल्युमिनियम और लाइम भी है, लेकिन अभी 5th क्लास के बेसिस पे आप सिर्फ इतना रखिए सिल्का प्लस एल्युमिनियम, ठीक, सियाल। ओके, फिर आता है मास। आखिर अर्थ का मास कितना है, ठीक है, अर्थ मास कितना है देखते हैं। अर्थ का मास है आयरन 32%, ओके, ऑक्सीजन बहुत है हमारे पास, बिल्कुल दिन भर सांस लेते रहो, पॉल्यूशन खराब कर रहा है सब। सिलिकन 15%, ओके, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। आयरन कितना 32%, ऑक्सीजन कितना 30%, सिलिकन कितना 15%। अब क्रस्ट में कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में कितनी ऑक्सीजन, अब क्रस्ट होती क्या है ये तो आगे के चैप्टर्स में आ ही जाएगा कि क्रस्ट क्या होती है, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट, मैं अभी बताया दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब क्रस्ट में कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है 47%, ये याद रखना, 47% ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, क्रस्ट में, ओके। अब आते हैं रोटेशन। व्हाट रोटेशन डिटरमाइंस, देखिए अर्थ एक ऐसी चीज है ना, अर्थ ये अगर सन है, अर्थ इसका चक्कर भी लगा रही है इस तरीके से, और खुद की जगह पे भी वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मतलब वो एक टाइम पर रेवोल्यूशन भी कर रही है और खुद की जगह पे वो रोटेशन भी कर रही है। तो दोनों, क्योंकि दोनों फिनोमिना हो रहे हैं तो निश्चित इंपैक्ट भी दोनों होगा। तो रोटेशन क्या डिटरमाइन करेगा, आप ये देखिए, रोटेशन क्या डिटरमाइन करेगा, रोटेशन डिटरमाइन करेगा डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। जो रोटेशन होता है अपनी ही एक्सिस पे, उसके कारण क्या होता है, डे एंड नाइट, क्योंकि अर्थ के पास अपनी सैटेलाइट है, कौन सी, मून, तो नाइट में वो भी तो चमकेगा, उसको भी तो समय चाहिए, वरना वो रोएगा, फिर कहेगा नहीं हमें मौका ही नहीं देते, हम रहेंगे ही नहीं, ठीक है, निकल कर कहीं भाग जाएगा, लेकिन नहीं भागने देगा नहीं अर्थ, इसीलिए उसको भी मौका देता है, कहता है आओ भैया तुम भी रात करो, चांदनी रात होगी, चांद सितारे फूल और सनम, ये तो सारे बहाने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं, ठीक है। और रेवोल्यूशन से क्या होता है, रेवोल्यूशन मतलब इससे क्या बदलते हैं, सीजन्स, ठीक है, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम नहीं आता है, ठीक है, पांचवा मौसम अपने आप ठंडियों में निकाल लो, ठीक है। अब आता है व्हाट इज रोटेशन ने डिटरमाइन करता है क्या, डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन डिटरमाइन करता है सीजन। ये डिफरेंस याद करना, क्योंकि इसी में जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इसी में क्या कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आप गलत करके चले जाते हो। अब आता है व्हाट इज पेरीहीलियन एंड व्हाट इज एपीहीलियन। देखिए हीलियन का मतलब होता है सन, ठीक है, और पेरी का मतलब होता है पास में, पी से पेरी, पी से पास, बहुत इजी से आप याद कर लेंगे, ठीक है, पेरीहीलियन, पी से पास। तो अब दोबारा कभी बोल लो है नहीं, पास, सबसे पास कब होता है 3 जनवरी को, ये देखिए बिल्कुल उल्टा, सबसे पास कब होता है 3 जनवरी को, और सबसे दूर कब होता है एपीहीलियन, सबसे दूर कब होता है 4 जुलाई को, मतलब गर्मियों में उल्टा, गर्मियों में सबसे ज़्यादा दूर होता है, और ठंडियों में सन क्या होता है, उल्टा पास होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार ठंडियों में ठंडी पड़ रही है तो इसका मतलब सन दूर होगा, लेकिन नहीं, एक्चुअली में वो ठंडी में ही पास होता है, और एपीलियन मतलब गर्मियों में वो दूर होता है। नाउ कमिंग टू द मेट्रॉइड्स। आखिर मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, देखिए आपने एस्ट्रॉइड्स देख लिया, क्यूपर बेल्ट देख ली, ठीक है, और एस्ट्रॉइड्स देख लिया, क्यूपर बेल्ट देख ली। अब आप देखते हैं मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। दे आर द स्मॉल पार्टिकल्स, क्या होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मूव अराउंड द सन, जो सन के क्या करते हैं, अराउंड मूव कर रहे होते हैं सन के अराउंड, एंड कैन बी ड्रॉप्ड ऑन अर्थ, कैन बी ड्रॉप्ड ऑन अर्थ, और अर्थ पे कभी कभी ये गिर भी जाते हैं, तो दैट इज नोन एज मेट्रॉइड्स। बहुत लोग होते हैं जो क्या होते हैं इसमें एस्ट्रॉइड्स में और मेट्रॉइड्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेट्रॉइड्स क्या होता है और एस्ट्रॉइड्स क्या होता है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। मेट्रॉइड्स स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और कभी कभी वो क्या करते हैं अर्थ पे भी गिर जाते हैं, या और प्लेनेट पे भी गिरते होंगे, बट हमें पता नहीं है, हमें अपना पता है कि यहाँ पे भी गिरते हैं।
नाउ कमिंग टू द कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आपने देखता है ना, वो एक एक कोई क्या कहते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा आसमान में, शहर वाले लोग नहीं जानते होंगे, गांव वाले जानते होंगे, ठीक है। आसमान में कुछ जा रहा होता है और पीछे साइड को उसकी पूंछ भी उसके साथ ही चल रही होती है, ठीक है। तो हम लोग आंख बंद करके तुरंत उससे मांगने लगते हैं कुछ भी, बेवकूफ़ों की बन के, लेकिन दैट इज़ नथिंग, दैट्स अ जोग्राफिकल फिनोमिना। तो दैट कॉमेट्स आर नथिंग बट द आइसी बॉडीज, ये आइस बॉडीज हैं, ठीक, दैट आर मूविंग ड्यू टू सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, अब देखिए दो चीज़ें इसमें समझिएगा। आईसी बॉडीज हैं जो कि मूव कर रही हैं किसके कारण? सोलर रेडिएशन के कारण। सोलर रेडिएशन के कारण मूव कर रही हैं। और सोलर विंड्स या सोलर विंड कह लो, ठीक है, सोलर विंड्स एंड टेल, और उनकी जो टेल होती है ना, आप इसका एक इमेज जरूर देख लीजिएगा, किस पे, गूगल पे देख लीजिएगा इमेज, और उसकी जो टेल होती है ना, इट ऑलवेज पॉइंट, ये वर्ड याद रखिएगा, अवे फ्रॉम सन, अवे फ्रॉम सन, क्योंकि कभी कभी वो पेपर में क्या कर देंगे ना, एंड द टेल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द सन लगा देंगे, और आप यहां पे गलती कर जाओगे बिकॉज इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना, इसीलिए पढ़ तो सब डालते हैं, लेकिन समझ कर पढ़ना ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। एक दो बार लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उनका तीसरी बार में पढ़ने का मन भी नहीं करता, और मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे नहीं समझा रहा था वैसे समझा रहा हूँ, उसी चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं रोटेट कर रहा हूँ जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आईसी बॉडीज मूविंग ड्यू टू सोलर रेडिएशन और सोलर विंड एंड द टेल ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, ओके। अब आता है तीसरा, पल्सर्स। पल्सर क्या होता है? कैन सर हमें पता है, हमें पता है कैन क्या होता है? ये पल्सर 135 सीसी बजाज की है, कहीं बैठ जाओ, दो तमाचा ना खींच खींच के मारेंगे, ठीक है। पल्सर्स आर लाइक लाइट हाउस, आर लाइक लाइट हाउस, जैसे बीच के किनारे लाइट हाउस होते हैं, ऊपर एक वो रखी होती है लाइट, और वो क्या कर रही होती है, रोशनी दिखा रही होती है सब, तो वैसे ही यूनिवर्स में पल्सर का किसका काम करते हैं? एक लाइट हाउस का काम करते हैं। दे आर द रोटेटिंग बॉडीज, ये रोटेटिंग बॉडीज हैं, हाईली मैग्नेटाइज्ड, हाईली मैग्नेटाइज्ड, और रोटेटिंग स्टार भी बोल दो इसको, रोटेटिंग स्टार, एंड दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हाईली रोटेटिंग क्या है? ये हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग स्टार हैं जो एमिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये निकाल रहे हैं, और इसी इनको क्या बोलते हैं? पल्सर, एंड दे आर कॉल्ड एज पल्सर्स, ठीक है। जो मेन वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन कर दिए, इनको बिल्कुल रट लेना, ओके। अब देखते हैं कुछ मून के बारे में। सो नाउ कमिंग टू द मून। मून एवरीवन नोज इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, ठीक है। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ये अर्थ के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर काटती रहती है। नाउ कमिंग टू द डायमीटर। मून का डायमीटर कितना है? मून का डायमीटर है 1/4 ऑफ अर्थ। अर्थ का 1/4 इसका क्या है? डायमीटर है, एंड इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, ओके। ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। अब बात आती है कि लार्जेस्ट मून कौन सा है? तो लार्जेस्ट मून है गैरीमेड, और ये किसके पास है? जुपिटर के पास। जैसे अर्थ के पास मून है, वैसे ही लार्जेस्ट मून गैरीमेड किसके पास है? जुपिटर के पास। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? टाइटन, घड़ी वाला टाइटन, किसके पास है? सटर्न के पास है, ओके। अब आता है व्हाट आर टाइड्स। टाइड्स क्या होता है? इट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल tides are nothing but the upward and the downward movement of sea due to the gravitational attraction of moon and sun. Definition लिख लीजिए, tides are the upward and the downward movement of sea due to the gravitational attraction of
मून एंड सन। ओके, अब कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज साइडरियल मंथ। अब साइडरियल मंथ क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंट स्टार वन रेवोल्यूशन रिलेटिव टू स्टार दैट इज 27.32 डेज। और दूसरा आता है सिनोडिक मंथ विद रिस्पेक्ट टू सन टाइम टेकन बाय मून टू रीच द सेम विजुअल फेज 29.33 डेज। लॉन्गर पीरियड इज रिक्वायर्ड टू अचीव द सिमिलर अलाइनमेंट ऑफ स्टार सन एंड मून। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक ग्राफिकल डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि सपोज करिए ये अर्थ है और ये मून इसके साइड क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, ये मून है और ये मून है और किसी एक फेज पर ये ऐसे रिवोल्यूशन करते करते यहां पे आता है। ठीक, आप इसको यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पे इसको स्टॉप कर दीजिए। मान लीजिए यहां पे इसने स्टॉप हो गया। ठीक, अब ये कितना टाइम लेगा यहां से वापस जाकर, इस तरीके से वापस जाकर, जब ये वापस अपनी इसी पोजीशन पे आएगा, ठीक है, इसी पोजीशन पे जब वापस आ जाएगा तब एक क्या बनेगा? साइडरियल मंथ। तब ये एक साइडरियल मंथ हो जाएगा और इसका टाइम पीरियड कितना था मैं बताता हूं, 27.32 डेज। ठीक है, तो आप समझे कि जब अर्थ के रिस्पेक्ट में जब मून अपनी पोजीशन से स्टार्ट करेगा और वापस पूरा रोटेशन मार के जब उसी पोजीशन पे आ जाएगा तो वो उसको क्या बोलेंगे? साइडरियल मंथ। अच्छा, अब केस आता है कि सिनोडिक मंथ क्या होता है, जो हमने सेकंड वाला ये देखा था कि सिनोडिक मंथ का क्या होता है। तो सिनोडिक मंथ में हम सन के मूवमेंट से देखते हैं। ठीक, हमने सन ले लिया। अब देखिए, आप यहां पे देखिए कि अभी यहां पे क्या था, एक सपोज करिए मून यहां पे था। ठीक, मून यहां पे था, अर्थ इस अलाइनमेंट में है। ठीक है, इसने क्या किया? रोटेशन जो था या रिवोल्यूशन जो था वो कर रहा है। ये यहां से पूरा रिवोल्यूशन करते हुए आया, लेकिन आप ये भी मानिए कि अर्थ भी क्या कर रही है? रिवोल्यूशन कर रही है। किसका? सन का। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ मून जब तक इधर चक्कर काट के यहाँ अपने इस पोजीशन पे आया तब तक अर्थ कहाँ पे आ चुकी थी? अर्थ यहाँ पे आ चुकी थी। ठीक है, अर्थ यहाँ पे आ चुकी थी और मून की जो ओरिजिनल पोजीशन जैसे जो यहाँ पे थी वो पोजीशन कहाँ पे पहुँच गई थी? वो पोजीशन यहाँ पे पहुँच गई थी। ठीक, जो पहले कभी जो ये वाली पोजीशन थी, जो मेन पोजीशन थी, वो अभी कहाँ पहुँची थी? यहाँ पे पहुँच गई। तो पता चला बेचारा चक्कर काट के तो आया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ गया, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे उसको पता चला कि नहीं, अब तो यार अर्थ ही थोड़ा आगे बढ़ गई है। ठीक है, तो ये तो उसने कितने दिनों में किया? 27.32 डेज में। अब मेन बात है कि जहां पे वो था वहां पे उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 2 दिन का पीरियड इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, प्लस 2 डेज का जो पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए जो सिनोडिक मंथ है वो 29.33 डेज है। मतलब कितना हो रहेगा सिनोडिक मंथ? 29.33 डेज। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कि साइडरियल मंथ ये होता है कि जब अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं और वो अपनी ही पोजीशन पे क्या होता है? चक्कर काट के आ जाता है रिवोल्यूशन करके, तो वो एक साइडरियल मंथ बनाता है। और सिनोडिक मंथ में हम सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं और अर्थ भी क्योंकि रिवोल्यूशन कर रही है तो वो अपनी जगह से चलता है और फिर जब अपनी जगह पे आता है तो देखता है अरे अर्थ ही थोड़ा सा मूवमेंट कर गई है, इसलिए उसको 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं क्या? अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसके देखिए आप डेफिनेशन देखिए, विद रिस्पेक्ट टू सन टाइम टेकन बाय मून टू रीच द सेम विजुअल फेज। मतलब हमने यहां से देखा था तो ये जहां दिख रहा था वहीं पे उसको पहुंचना चाहिए। सेम विजुअल फेज 29.33 डेज। लॉन्गर पीरियड इज रिक्वायर्ड टू अचीव सिमिलर अलाइनमेंट। थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड 2 डेज क्यों लग गए? क्योंकि उसको वहीं पे पहुंचना था। ठीक है, ऑफ अर्थ सन एंड मून। और ये देखिए, जब भी ये अर्थ सन एंड मून जब भी कभी एक लाइन में होते हैं तो इस पोजीशन को एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं सिजी। ओके, तो क्लास 5th के लिए इतना बहुत है। अब प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ईजी है,
लेकिन कैसे पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। तो मैं आपको लास्ट में एक ये 4-5 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से निकाले हैं ताकि आपको ये पता रहे कि चैप्टर को एक्चुअली में पढ़ना कैसे है, ठीक है। वरना तो बहुत लोग आएंगे जल्दी जल्दी पढ़ डालेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो मैंने इसी चैप्टर से उठाए हैं और आप देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लेनेट्स इज द आउटर प्लेनेट। इनमें से कौन सा प्लेनेट आउटर प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मरकरी, सेकेंड इज वीनस, थर्ड इज यूरेनस एंड फोर्थ इज जुपिटर। तो पहले कौन कौन से आउटर प्लेनेट थे आपको पता ही होगा कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर नोन एज इनर प्लेनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर नोन एज द आउटर प्लेनेट। तो जिसमें देखिए जुपिटर एंड यूरेनस यही है, मरकरी, वीनस तो इनर प्लेनेट में आ गया। अब आ गया सी डी देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस प्लेनेट हैव रिंग्स अराउंड देम। इनमें से किस प्लेनेट के चारों तरफ रिंग्स होते हैं। तो कौन से इसमें प्लेनेट होंगे, देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ के आपको पता ही है कि अर्थ के चारों तरफ तो रिंग है ही नहीं। नेपच्यून, अर्थ, यहाँ पे भी अर्थ आ गया तो अर्थ तो नहीं ही हो सकता। एंड थर्ड वन इज अर्थ, अरे इसमें भी अर्थ आ गया, तो तीनों में अर्थ आ गया और अर्थ के साइड में रिंग नहीं है। तो निश्चित है ऑप्शन क्या होगा, ए, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ठीक। फिर है स्मॉल पार्टिकल्स विच मूव अराउंड सन कैन फॉल ऑन अर्थ आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं मेट्रॉइड्स, ठीक है। जो गिर पड़ते हैं उनको गिर जाते हैं कभी कभी अर्थ पे, उनको क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड्स। फिर फोर्थ है अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड सन डिटरमाइंस। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि वो आपको कुछ भी मतलब बता देंगे, लेकिन आपको मैंने क्या पढ़ाया था उसमें देखिएगा कि अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन, जो रिवोल्यूशन होता है उसके कारण क्या होता है। सबसे पहला डे एंड नाइट होता है। डे एंड नाइट होता है नहीं, डे एंड नाइट किसके कारण होता है, ये रोटेशन के कारण होता है, ठीक। इंक्रीज इन द मेट्रॉइड कोलिजन, नहीं, मेट्रॉइड कोलिजन से कोई लेना देना इसका नहीं है रेवोल्यूशन का। सीजन्स, थर्ड क्या है, सीजन्स, यस। सीजन तो मैंने बताया था कि अर्थ रेवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। इंक्रीज इन द टेम्परेचर, नहीं, इंक्रीज इन द टेम्परेचर अगर ऐसा होता तो फिर अर्थ की तो मतलब पेरीहिलियन के टाइम पे तो बहुत पास होती है अर्थ, ठीक है। तो उसको होना चाहिए था रेवोल्यूशन के, मतलब टेम्परेचर उसी समय बढ़ना चाहिए, लेकिन जनवरी में टेम्परेचर हमारा उल्टा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो सीजन इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ फोर्थ, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते क्यों हैं, ठीक है। पहला, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण उसको मतलब ब्लू दिखती है, इसलिए ब्लू कहते हैं। नहीं, ये तो स्काई के लिए यूज हो सकता है, स्काई सीम्स ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 70% कवर्ड विद वाटर, 70% वाटर से कवर है इसलिए करते हैं। योर आईज आर ब्लू, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, ये तो ये कारण हो सकता है, योर आईज आर ब्लू, लेकिन ये कोई कारण नहीं है। एंड देखिए लास्ट में उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसा भी डाल सकते हैं, 1/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। इन्होंने 70% भी यहाँ पे वाटर लिखा है, यहाँ पे 1/3% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1/3 नहीं, ये 2/3 अगर होता तब तो समझ में आता था क्योंकि वो 70% ही हो जाता। लेकिन यहाँ पे अभी आंसर कौन सा सही है, बी, 70% इज कवर्ड विद वाटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से। आप इस तरीके से ही पढ़िए कि अगर आप वहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है तो आप उसको ईजिली डील कर पाएँ। और इस पेज पे मत जाइएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से फाड़ा था, तभी देखिए कितना अच्छे से फटा हुआ है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।